बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप की अगर बात की जाए तो क्वालिफायर 1 खेला जा रहा है, मार्कोस वर्सेस पैंथर, जिसमें मार्कोस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो भी टॉस जीता है, मस्ट बाय एक टीम के हारिस ने ये बोल्ड स्टांस लिया था कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करे और वो मैच हार गए थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी ट्राई कर लिया, मैच हार गए, डजंट मैटर, लेकिन हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो पहले खेलने के लिए बेहतर है या दूसरे एंड पे बेहतर है। तो सारी टीम्स का जो है वो पहले खेलकर ही कॉम्बिनेशन बेहतर दिखाई दे रहा है। इस वक्त 103 रन जो है वो मार्कोस बना चुका है, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गई। इस वक्त सलमान अली आगा 41 रन पर खेल रहे हैं, उसके साथ साथ अब्दुल समद उनके साथ मौजूद हैं जो अभी क्रीज पर आए हैं, 1 रन के साथ खेल रहे हैं। आज जनाब जो अली रजा साहब हैं, उन्होंने क्या कमाल का स्पेल किया, क्या कमाल की बॉलिंग देखने में। ये फुटेज भी आप अब जो है वो अभी दिखा देते हैं आपको, जिस तरह से उन्होंने आज परफॉर्म किया है। तो इस पर रायन बिशप ने बड़ा एक अच्छा कमेंट किया इन पर कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इस पर मेहनत करें तो ये पाकिस्तान का नाम जो है वो ये रोशन कर सकता है। ये लड़का लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है, वो किसी वजह से ही कहा जाता है, पूरी दुनिया इस पर तारीफ करती है। इसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन ने जिस तरह से कमबैक किया बॉलिंग में, वो भी काबिल तारीफ है। मोहम्मद हसनैन ने भी बड़ा अच्छा स्पेल किया है और अर्ली विकेट्स गिर गई जी, 4 जिस तरह से आउट हुए, 5 तो अभी इफ्तिखार आउट हुआ है, लेकिन जिस तरह से अर्ली 5 विकेटें गिर गई, मार्कोस थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो कप्तान जी जो है रिजवान साहब, वो 0 पर आउट हो गया और बाकी भी हसीबुल्ला को ट्राई किया गया, लेकिन हसीबुल्ला भी नाकाम रहे। अब जो भारी जिम्मेदारी है वो सलमान अली आगा पे आ गई है कि वो कोई अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हो, क्योंकि क्वालिफायर 1 है, मार्जिन तो है इसमें। अगर ये मैच हार भी जाता है मार्कोस, तो अभी उनके पास एक और ऑप्शन होगा, जो सेकंड क्वालिफायर में जीतेगा उनके साथ उनका मुकाबला होगा। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे हैं इसी चैंपियंस कप में। आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया, इसके साथ साथ अहमद सईदी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू सो मच। अहमद साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। मोहम्मद हसनैन और अली रजा का जो ओपनिंग स्पेल है, क्या शानदार लीथल स्पेल करवाया गया दोनों जान से, टिक नहीं पाए 4 खिलाड़ी, जिस तरह से आउट हो गया। अली रजा की मैंने पहले भी बताई कि रायन बिशप ने उनकी तारीफ की है। स्टैट्स ऐसे क्या है थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर देखा जाए, इन्होंने जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें किस तरह का परफॉर्म किया? जी हमजा, आपको याद होगा कि पैंथर्स की टीम जो है उन्हें पहले मैच में 160 रन से शिकस्त खाई थी, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज उनको मिली और आज वो क्वालिफायर 1 के अंदर मद्दे मुकाबिल हैं यूएमटी मार्कोस के। यूएमटी मार्कोस के खिलाफ उन्होंने जब बॉलिंग का आगाज़ आज किया तो हमने ये देखा कि इब्तदाई में अली रजा ने 1 और मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और एक बहुत शानदार आगाज़ उन्होंने अपनी टीम को फराहम किया है। अली रजा की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें पाकिस्तान की जानिब से 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़िशान और अली रजा का बहुत जो है वो नाम लिया गया था। 16 साल अली रजा ने उस वर्ल्ड कप के अंदर भी 3 मैचेस के अंदर 9 खिलाड़ी आउट किए थे। पाकिस्तान अंडर 19 के लिए अब तक ये 6 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें इन्हें 14 विकेट्स हासिल हुई हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में ये वापडा की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, अब तक 7 खिलाड़ी आउट किए हैं। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में इनको पहला चांस मिला स्टालियंस के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की विकेट हासिल की और स्टालियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस को आउट किया। और आज इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर हसीबुल्ला को आउट किया है। इयन बिशप की ट्वीट का आपने तज़किरा किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि बी पेशेंट विद दैट लैड, उनके साथ आपको टाइम गुजारना है, आपको इनको फर्स्ट क्लास के अंदर टाइम देना है और फिर जाकर ये एक अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बनेंगे। तो अली रजा यकीनन उन प्लेयर्स में शामिल हैं जो इस चैम्पियंस कप में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी फाइंड हो सकते हैं। मोहम्मद हसनैन की आपने बात की। मोहम्मद हसनैन हम जानते हैं कि इंजरीज की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं गुज़श्ता चंद अरसे के अंदर। इस चैंपियंस कप के अंदर टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं, 14 विकेटें उन्हें हासिल की हैं अब तक, 1 5 में उन्हें हासिल किया है, 16 की गैर मामूली उनकी एवरेज है इस चैंपियंस कप के अंदर। 1 पॉइंट मोहम्मद हसनैन के हवाले से सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि मोहम्मद हसनैन ने अब तक सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्हें 175 ओवर्स करवाए हैं। जबकि उसके मद्दे मुकाबिल हम देखें तो 114 T20 ये खेल चुके हैं, जिनमें इन्होंने 409 ओवर्स करवाए हैं। तो जिस मसल मेमोरी की हम कल बात कर रहे थे, तो लॉन्गर फॉर्मेट खेले बगैर वो मसल मेमोरी कैसे पैदा होगी ये मुझे मालूम नहीं है। मोहम्मद हसनैन को जितनी ज़रूरत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की है इस वक्त, मेरा ख्याल है जितनी फर्स्ट क्लास वो क्रिकेट खेलेंगे और जिस तरह वो फॉर्म अचीव कर रहे हैं लॉन्गर फॉर्म में पाकिस्तान के लिए, ये बहुत ही अच्छा साबित होगा उनके लिए। ठीक है, अच्छा आखिर ये अली रजा का ताल्लुक कहाँ से, वैसे कहाँ ये प्रैक्टिस करते रहे जो है, अभी तो यंग टैलेंट है, ये बिल्कुल यंग से लड़के हैं, कहाँ पर है ताल्लुक और डोमेस्टिक बाकी सारी कहाँ पे खेली? देखिए हमजा, पीएसएल में ये ज़िशान के साथ, मोहम्मद ज़िशान जो लंबे फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ पेशावर ज़ल्मी का जो इनका इमर्जिंग कैंप है वहाँ से ये निकले हुए हैं अली रजा। और ज़िशान के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी इनका, मैंने जब पेशावर ज़ल्मी एलसीसी में प्रैक्टिस कर रही थी तब मैंने इनसे बातचीत भी की थी,
बड़े एनर्जेटिक और बड़े यंग नजर आते हैं। उस वक्त तो क्योंकि PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो डोमेस्टिक इवेंट है, तो इसलिए वहाँ पे इनको प्रॉपर चांस नहीं मिला। प्रैक्टिस में भी ये सिर्फ बाबर आजम को बॉलिंग करते थे, रोमन पावल को बॉलिंग करते थे। अच्छा, अंडर 19 कैटेगरी में, अंडर 19 कैटेगरी में साथ टॉम कॉलर, कैडमोर जो पेशावर ज़ल्मी के थे, मतलब जो उनको हार्ड हिटर थे उनको बॉलिंग करवाते थे। पेस इनकी अच्छी है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जिस तरह ज़िशान एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शुरू में 2-3 मैचेस उनको खिलाए गए, उसके बाद उनको रेस्ट करवा दिया गया है। उनको रेस्ट करवाया तो अली रजा को लेके आए हैं, वो हमें यंग सेंसेशन मिला है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी हमें बड़ी ज़रूरी चाहिए। अगर हम एक प्लेयर को मुसलसल मौका देंगे तभी वो फ्लोरिश करेगा। अदरवाइज आप 1-2 मैचेस के बाद अगर कहेंगे ये टीम में आ जाए, जिसने अब्दुल समद के साथ हमने किया है, वो पहले मैच में उन्होंने यहाँ मार वहाँ मार, अगले उसी मैच में हमारे मीडिया ने, हमारे दोस्तों ने जो है उसको पाकिस्तान टीम में शामिल करवा दिया था। तो जो इयान बिशप ने, जिस तरह अभी अहमद ने भी बताया है, जो इयान बिशप ने कहा है कि इसको सब्र करना पड़ेगा, हमें गरम गरम हलवा नहीं खाना पड़ेगा, हलवे को जरा ठंडा करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्रशिंग अच्छी तरह करे बादामों की, अखरोट की, फिर खाएंगे तो फिर आपको मजा आएगा। अच्छा, मजे की बात है आकिब, उसके बाद से ना अब्दुल समद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई, वो एक उस नॉक के बाद फौरन करवा दी गई, जिस पर आपने सवाल उठाया था कि क्या ये जरूरी था कि इसको फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगेन वही बात, सोशल मीडिया थिंग्स जनाब, सोशल मीडिया पर जो है ना अपेयरेंस बड़ी जरूरी है। पता लगना चाहिए कि जनाब हमने एक पीछे बैठे लड़के को उठाकर आगे लाया है, उसने परफॉर्म किया है, ये सारा क्रेडिट है वो हमें जाता है। तो क्रेडिट लेने की आदत आपकी PCB की नहीं जा रही। देखिए, क्रेडिट लेने की सिर्फ PCB नहीं, आप पूरे मुल्क में यही आदत है। आप अर्शद नदीम को उठा के देख लें, आजकल के मतलब आजकल तो नहीं, जो चाचे मामे बने हुए थे आज सर कल सारे उसे आंखें फेरे हुए। तो ये आपने कभी शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? आपने कभी ऋषभ पंत की सुनी है? अभी ये दुलीप ट्रॉफी में सरफराज खान के भाई ने सेंचुरी किया, आपने कोई उसका इंटरव्यू सुना? किसी ने भी नहीं सुना। ये पहले इंटरव्यू पे मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि मैं कवर कर रहा होता हूँ, मुझे आपको जरूरत नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, आपकी जुबान नहीं बोलनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। अब मैं इसलिए अब्दुल समद भी बात कर रहे थे तो अब्दुल समद आउट हो गए। मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाकर ना वो भी आउट हो गए, जहां पर टीम को अच्छा जरूरत थी, और साइम अयूब ने उनके विकेट ली है। लेट्स सी आगे क्या बनता है इनके करियर में। बिल्कुल, नो डाउट टैलेंट बहुत अच्छा है। मैं फिर वही बात, टैलेंट पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली टैलेंटेड हैं तो वो इस मुकाम पे खेलें, और वो आज से नहीं 2013 से क्रिकेट खेल रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है और जो उनकी फिजिक है उसके हिसाब से बड़े देर से क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी उनको बड़े लेवल की क्रिकेट मिली, लेकिन वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा आज भी वही सवाल ज़हन में घूमता है कि क्या जरूरत थी। अब मीडिया ने अगर कहा कि हमें अच्छा प्लेयर दें, तो क्या आपने हर मीडिया की बात माननी है? क्या मीडिया वाले की हर बात माननी है? इस तरह तो मीडिया वाले कहते हैं बाबर आजम को दे दें, फिर आप बाबर आजम को क्यों नहीं देते? तो प्लेयर को खुद भी थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि यार मेरा पहला मैच है, मैंने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेरे बारे में अगर पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो मैं इस पॉजिटिव बातों को जो है वो कंटिन्यू करूं, ना कि मैं पहले मैच में ही आके अच्छा परफॉर्म करके मार्केट में आ जाऊं, मार्केट में आके अपने आप को फॉर सेल का अपने ऊपर टैग लगा दूं। तो ये मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स को खुद भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को तो सोचना ही चाहिए। देखिए, मीडिया का काम यही होता है कि मीडिया ने अपना सौदा बेचना होता है। मीडिया को बेहतर, वो चाहेगा कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन मिले, रन टाइम पे जो भी बेहतर हो। हमने मास्टर में भी देखा कि 1 विकेट और 1 छक्के की बुनियाद पर बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो टीम में रहे हैं। अच्छा, टैलेंट हंट की बात की जा रही थी, तो मेरा ख्याल ये वो टैलेंट है, इसका क्रेडिट तो बहरहाल फिर PCB का लेना बनता है कि हमने जनाब ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। तो हमें अली रजा की सूरत में भी मिले हैं, हमने ज़िशान की आपने बात देखिए हमजा, मेरा ख्याल है कि इसमें मसला, जिस तरह से आकिब भाई ने कहा है, टैलेंट प्रोड्यूस करने का मसला तो कोई भी नहीं रहा पाकिस्तान में। ग्रूम करने का मसला है, टैलेंट का मसला। तो देखें आप, हमने कल भी 7-8 लड़कों के 10 लड़कों की हमने बात की है, उनमें से हमने मोहम्मद रमीज़ की एक बात की थी। मोहम्मद रमीज़ का आप फर्स्ट क्लास में निकाल के देखें। प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट मौजूद है यहाँ पे, उस टैलेंट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, आप टैलेंट फैक्ट्री से बंदा निकालते हैं, उसको डायरेक्ट डालते हैं PSL में, और PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि हम टीम बना लेंगे, तो उसका जो नतीजा बरामद हुआ है वो हमने T20, इवन T20 फॉर्मेट के अंदर भी, T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, अब टेस्ट टीम का जो हाल है वो भी हमने देखा, और अब ODI टीम का भी जो गुज़श्ता नताइज हैं वो भी निकाल कर आप देखें। तो जब तक आप अपनी बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेंगे, ये टैलेंट यूं ही ज़ाया होता रहेगा, और आपकी जो वेस्टेड प्लेयर्स की एक लिस्ट है ये तवील होती रहेगी। तो टैलेंट का मसला नहीं है, टैलेंट के इस्तेमाल का मसला है। अच्छा, इसमें आपको कल गैरी क्रिस्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माशाल्लाह उनको 12 दिनों में पाकिस्तान में इंतहा का टैलेंट नजर आ गया। वो मुझे समझ नहीं आया कि 12 दिनों में कौन सा टैलेंट नजर आता है। 12 दिनों में पाकिस्तान में रहे हैं, अब तो वो जनूबी अफ्रीका चले गए हैं। तो टैलेंट को, वही वाली बात कि टैलेंट को अगर आप चांस नहीं देंगे तो वो टैलेंट आप वहीं पे रहने दें जहां से वो निकला हुआ है। हसीबुल्ला को देख लें आप, सबसे बड़ी बात हमारा, हम कहते हैं हमने बेंच स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करनी है।
हसीबुल्ला को वो एक प्रोफेशनल किस्म का मैनर है कि इस टीम को, पूरे स्क्वाड को किसने सिलेक्ट किया है। आप मोहम्मद रिजवान के साथ ना हसीबुल्ला को रखते, आप शादाब खान के साथ ना उसामा मीर को रखते, जो आजकल निजी मसरूफियात के बाइस जो है वो चैंपियंस कप को छोड़ बैठे हैं और वो अपने घर में बैठे हुए हैं सियालकोट में। तो ये उसामा मीर के बारे में हमारी, आप इसको करेक्ट कीजिएगा प्लीज, उसामा मीर के बारे में हमारी इतलात तो ये है कि वो बीमारी की वजह शायद नहीं खेल रहे। अच्छा, ये बताया गया बीमारी की वजह से। अच्छा तानू ये दसिया नहीं बताया गया बीमारी वाले ही है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो अपनी फैमिली रीजंस की वजह से जो है वो चैंपियंस कप को उन्होंने छोड़ा है। बीमारी शिमारी को नहीं, मतलब फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने छोड़ा। वो अपने इस वक्त घर में है, उसके साथ मिसबाह लागमी है। बहरहाल वो आगे जाके हम बात करेंगे कि चैंपियंस कप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी जो टैलेंट की बात कर रहे हैं आप, इसमें बड़े टैलेंट हैं अगर आप उसको प्रॉपर मौका देंगे। आपको याद होगा जब PSL 1 स्टार्ट हुआ था 2016 में, तो सेम फॉर्मेट था, 5 टीमें थी। उस वक्त भी यही लोग कहते थे ए की गल हो, एक टीम हार जाए तो बाहर हो जाती। इधर भी ये जो लाइन्स हैं, लाइन्स एक मैच जीत के जो है वो 2 मैच जीत के जो है आगे पहुंच गई है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे तो ही हमारा क्रिकेट बेहतरी होगी। उसके साथ वेट के साथ साथ ये जो यंगस्टर्स हैं इनको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे अगर वो या अली रजा यहाँ पे यंग सेंसेशन हम मानने हैं तो 1 महीने बाद इसी यंग सेंसेशन को जब रेड बॉल टूर्नामेंट आएगा, 4 डे टूर्नामेंट आएगा, ये अली रजा बेंच गर्म कर रहा होगा, पानी पिला रहा होगा, वहां पे जाके जो है वो मतलब नहीं होगा प्लेइंग 11 में। तो इस तरह की चीजें हमें बड़ी, डोमेस्टिक के प्लेइंग 11 में भी आप कह रहे हो नहीं कंसीडर किया जा सकता। देखें करना तो चाहिए। मैं तो जब इस वाइट बॉल फॉर्मेट से रेड बॉल फॉर्मेट में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चुटकी बजाएं तो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर जो है वो हसनैन बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो कोई बात नहीं कि आपका रेड बॉल जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो हसनैन बेंच पे बैठा हो। तो ये चीजें हमें देखना चाहिए। हमने माजी में भी देखा है, और ये इस तरह की जो परफॉर्म करता है वो बेंच पर बैठा होता है और पैराशूटर्स जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। अच्छा चलें, आप विकेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अहमद साहब, क्या हो गया इस विकेट को? अचानक से पहले बैटिंग करने वाले तो 300 प्लस तक जा रहे थे, जो अभी तक आपने मैच देखा और चूंकि आप पहले से देखते आ रहे हैं, और विकेट जिस तरह चाहे सलमान भट्ट साहब ने उसका पिच एनालिसिस दिया है वो भी आपने यकीनन सुना होगा। तो कोई तब्दीली की बात की गई है जिसकी वजह से ये देखो ना 110 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए मार्कोस। और ये मार्कोस वो टीम है कहां 300, 350, 370 तक ये लोग गए हुए हैं, और अब जो है 110 पे 6 है। देखिए हम चूँकि स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से मुस्तकिल शोज भी करते आ रहे हैं, तो सलमान भट्ट साहब से हमारा अक्सर, हम चूँकि उनको सुनते रहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, भट्ट साहब ने ही 3 दिन पहले एक जगह ये प्रेडिक्ट किया था कि जब 1 दिन की ब्रेक आएगी इस पिच के अंदर तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस पिच का बिहेवियर किस तरह से होता है। हाँ। ये एक हाई स्कोरिंग पिच था जिसमें 300 रन भी बन रहे थे, लेकिन आज जब 1 दिन के ब्रेक के बाद यहाँ 2 हफ्ते से मुस्तकिल क्रिकेट चल रही थी, यहाँ पे एक दरमियान में एक छुट्टी आई, उसके अलावा यहाँ पर रोजाना मैच हो रहे थे, तो 1 दिन की ब्रेक के बाद जो है वो जब आज हमने पिच को देखा तो उसमें यहाँ तक कि शादाब खान का बॉल भी जो है वो हमें स्विंग होता हुआ नजर आया है। तो पिच जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है आज, जहाँ पर बैट्समैन को, जिस तरह भट्ट साहब कहते हैं कि फंस के खेलना पड़ेगा। और कामरान गुलाम की अगर हम विकेट को ध्यान से देखें तो वो भी शायद वहाँ पर उसको मिस लीड कर गए, उसको जो है वो नहीं उसको ठीक से जज कर पाए। इसका मतलब ये है कि पिच का बिहेवियर थोड़ा सा तब्दील है, जहां पर बल्लेबाजों को अपनी जो रूटीन की परफॉर्मेंस है उसमें से हटकर खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा जो टॉप ऑर्डर है उसमें फ़खर जमान को आप देख लें, मोहम्मद रिजवान को आप देख लें, जैसे ही स्लाइटली चेंज आई है इस कंडीशन के अंदर तो टीम जो है वो वहाँ पर फंस गई है। ये यकीनन एक वरी है इस फॉर्मेट के अंदर हमारे प्लेयर्स के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल आकिब क्यूरेटर्स जो है ना वो उनको वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात लगी, वो बड़ी ग्रीन और वो सीम विकेट और मूवमेंट नजर आ रही है इसमें। नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखें, ये बहुत अच्छी चीज है। हमें बेसिकली हमें यहाँ पे आते पड़ गई हुई है 350 करवा के चेस करवाने की, जो हम रावलपिंडी के फट्टा विकेटों पे करते हैं कि आप आराम से 20 आवर्स में जो है 245 करें, अगली टीम 19 आवर में कर जाती है। तो एक अच्छी चीज है, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यही चीजें एक प्लेयर को ग्रूम करने की बेसिक होती है कि आप डिफरेंट कंडीशंस में जब खेलते हैं तो आपको जब बड़े लेवल पे कंडीशन मिलती है वहां पे आप फेमिलियर होते हैं कि यार ये मैं इस तरह के खेल के आया हूं। अगर आप यहीं से सड़कों पे खेल के जाएंगे और वहां पे जाके अगर आप थड़े पे वो मड पे चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। साथ जो आज के मैच की थोड़ी मैं अपडेट दे दूं, जो पिच यूज हुई है लास्ट 18 सितंबर को यूज हुई थी, उसके बाद जो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये पिच यूज हो रही है। पिच कवर थी 18 सितंबर को और इस पिच पे 4 मैचेस खेले जा चुके हैं, चौथा मैच है जो खेला गया है। लेकिन शायद वही वाली बात हो कि 1 हफ्ता हो गया ये कवर थी पिच, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस के लिए भी नहीं यूज किया गया, तो शायद वो चीजें चेंज हो रही हैं। साथ बड़े मैच का प्रेशर ऑब्वियसली होता है, हर दफा एक जैसा नहीं होता। देखें, पिछले हम जो स्ट्रीक चलती आई है वो विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट एंड यू विन द मैच, लेकिन यहाँ पे बड़ा मैच था, क्वालिफायर मैच था, यहाँ पे एलिमिनेटर मैच था, और जो है आप किस्म का कह लें राउंड मैच नहीं था।
एक बड़े मैच का प्रेशर होता है। ऑब्वियसली फ़खर जमान हमारे बड़े बैट्समैन थे, लेकिन इफ्तिखार भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, वो उस तरह का परफॉर्म इस पिच पे नहीं कर पाए। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर पिच इस तरह की बिहेव करेगी तो मेरा ख्याल है मार्कोर्स के पास अच्छे बॉलर्स हैं जो इस विकेट पर जो है पैंथर्स की बैटिंग लाइन को मुश्किलात का शिकार कर। और हो सकता है कि आपको मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुनने को मिल भी जाए कि आज पिच जरा खराब थी क्योंकि हमारे यहाँ पिच खराब का फैशन बन गया। अच्छा, आप दोनों को क्या लगता है, फ़खर जमान का फ्यूचर जो है वो सिक्योर है या फिर वापस फ़खर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि जहाँ पर बड़ा मैच आया, जहाँ पर फ़खर की ज़रूरत आई, फ़खर वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट साहब ने कल बता रहे थे जिस तरह से कि फ़खर जमान जो है वो अगर चल जाए तो वो फिर मैच को किसी तरफ लगा के ही आता है। ठीक है, वो हमने माजी में भी देखा, चैंपियंस ट्रॉफी से ले लें और आगे चलते आए। न्यूजीलैंड वाला मैच किसको भूल सकता है, बाद में वर्ल्ड कप में। तो ये सारी सूरत फ़खर तो है, लेकिन फ़खर की क्या अहमद सईद साहब टेक्निक का कोई आपको इशू लग रहा है? इसमें मामला ये है हमजा कि आप जब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जब आप किसी प्लेयर को बिठाते हैं तो आप उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या लेकर आते होते हैं। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें यकीनन इमामुल हक ने अच्छी बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक ने भी एक इनिंग बहुत अच्छी खेली। गो के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम कि वो विकेट के ऊपर क्यों नहीं ठहर पा रहे, बेसब्री का उनको मामला है, बेचैनी सी रहती है उनको। और एक अच्छी इनिंग खेलते खेलते वो एक ऐसी शॉट मार देते हैं कि जिसको अवॉइड भी किया जा सकता था। साथ ही हम देखें तो साइम अयूब ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली है। साइम अयूब 192 रन बना चुके हैं 4 मैचेस के अंदर। तो ये 2-3 नाम हैं जो यकीनन नॉक कर रहे हैं इस वक्त डोर के ऊपर फ़खर जमान को रिप्लेस करने के लिए। और फ़खर जमान वैसे मेरा ख्याल है कि इस वक्त 34 ईयर्स के हो चुके हैं। तो फ़खर जमान को अगर अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है, अपनी कारकिर्दगी के अंदर बेहतरी लानी है तो बहुत जल्द लानी होगी। अदरवाइज ये 2-3 यंगस्टर हैं जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि टीम बहरहाल जो दरवाजा नॉक करने की आपने बात की तो सलमान अली आगा ने भी बड़ा खटखटाया, लेकिन वो खोला दरवाजा और वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आज फिर उन्होंने 52 रन इस वक्त बना लिए हैं। बहरहाल जहां पर टीम को असल जरूरत थी, सलमान अली आगा जो है ना वो वहां पर खड़े हैं। आकिब का इस पर कमेंट लेंगे फ़खर जमान वाली बात पे एक ब्रेक के बाद। ही स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी पाकिस्तान चैंपियन कप की, तो 134 for 7 इस वक्त 7 खिलाड़ी जो है मार्कोस के आउट हो चुके हैं और इज इन सीरियस ट्रबल जो मार्कोस की टीम है। और रिजवान का फेस जस्ट ड्रेसिंग रूम में बैठे पता चल रहा था कि वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो एक मार्जिन है उनके पास, अभी भी दूसरा मैच जो है वो क्वालिफायर 2 खेलकर उसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं। एलिमिनेटर 2 उसमें पता चल जाएगा फर्दर क्या होगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, कामरान गुलाम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जहां पर मेन मैच जहां पर जरूरत थी, आकिब साहब क्या लगता है आपको जो जिस तरह की कामरान ने शॉट खेली, फिर इस पर भी अहमद सईद का भी दे दें टेक्निकल जो चीजें देखते हैं अहमद साहब, जो जिस तरह से आउट किया है, आउट हुए हैं, क्या वो शॉट बनता था? अगर हमारे पास फुटेज भी पड़ी है तो वो भी दिखा दीजिएगा। कामरान गुलाम जिस तरह से आउट हुए हैं, ठीक है सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलें, इस जगह पर माफी दे सकते हैं? देखिए हमजा, जाने से पहले आपने एक बात की कि पाकिस्तान में किसकी पोजीशन सिक्योर है, तो मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं क्या बाबर आजम की पोजीशन सिक्योर है? अभी तक तो लग रहा है कि कोई कप्तान अनाउंस हो जाएंगे। देखें कप्तान वो ऑब्वियसली कप्तान अनाउंस हुए हैं, अगर वो इस टूर्नामेंट में स्कोर ना करते तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि बाबर आजम को जो है उनसे कप्तानी के मामले में ज्यादा बहस होनी थी और माइट भी पॉसिबल कि वो अगली सीरीज में उनको आराम की घर से ड्रॉप कर दिया जाता। वो तो भला हो इस टूर्नामेंट का यहाँ पे वो स्कोर कर गए। तो फ़खर जमान इस वक्त आपके वाइट बॉल सर्किट में एक सबसे, जिसको मैं समझता हूँ जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने आती है, जिनको पता है कि मैंने किस वक्त अपना एक्सीलरेट करनी है इनिंग्स को, जिनको पता है कि मैंने कौन से बॉल पिक करके उस पर छक्का मारना है, उनकी टेक्निक अलग है, वो किस तरह खड़े होते हैं, छक्का किस तरह, हमें तो छक्का चाहिए ना, हमें ये थोड़ी चाहिए कि हमें साइम अयूब वाला छक्का थोड़ी चाहिए, हमें 6 स्कोर चाहिए। दूसरी बात कि इमामुल हक ने स्कोर अच्छा कर लिया, ठीक है, साइम अयूब की क्या 156 रन की इनिंग से हम उनको टीम में शामिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हम करते रहे, हम करेंगे वही हम करते। पाकिस्तान है, बात तो वही आ गई, पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाएगा। साइम अयूब को हम तो लेके T20 की बेस पे लाए थे, लेकिन उनका डेब्यू हमने रेड बॉल क्रिकेट में कराया था। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनर्स की एक बार फिर जो है वो कोई आपको अगर समझते हैं बैकअप निकला, तो मेरा ख्याल है बैकअप कोई नहीं निकला। हाँ, इमामुल हक की फॉर्म बहाल हो गई है। अब्दुल्ला शफीक जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पाकिस्तान के प्लेइंग सर्किट में, थोड़ा सा अगर अपने ऊपर वो वर्क करें तो वो ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो अगर वो हम जो समझ रहे थे हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी डिफरेंट पोजीशंस में, कि 1 डाउन हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी, ओपनर्स में मिलेगी, मिडल ऑर्डर में मिलेगी, तो डिफरेंट कंडीशंस में हमें बेंच स्ट्रेंथ अभी तक नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ओपनर्स में देखें, हसीबुल्लाह कंटिन्यूसली KPK की तरफ से खेल रहे हैं,
पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, ओपनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको चांस नहीं मिला। चांस क्या नहीं मिला, वो एक डिफरेंट एलिमेंट है कि वो रिजवान की टीम में थे, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। तो हमें जब आपकी टीम में चीज़ें बन नहीं पा रही, मोहम्मद हारिस को अगर आप देख लें, वो कैप्टन है, पता नहीं किस चीज़ के कैप्टन है कि वो 5वें नंबर पे आके खेल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वो पावर प्ले को अच्छा यूज़ करते हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहे। न जाने क्यों नहीं कर रहे, ये तो शुएब मलिक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जो उनके मेंटोर हैं। वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली, वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये चीजें हमें भी बड़ी, अभी पहला स्टेप है, अभी आगे आगे चीजें बड़ी जो है वो परसू करेंगी। लेकिन बात वही आ जाएगी कि हमारे पास अभी इस तरह का बैकअप कोई तैयार नहीं है। कामरान गुलाम की आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है उसको नहीं, मतलब जो भी लड़का है जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, उन्होंने अपने आप दिखा दिया कि वो उसके पास कितना टेम्परामेंट है। वो एक बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं, वो जानते हैं कि किस मुश्किल कंडीशंस में जाके मैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप 1-2 इनिंग्स में फेल भी हो जाएंगे, दैट डजंट मैटर। विराट कोहली ऐसे नहीं बना, 3 साल वो सेंचुरी नहीं बना सका, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी मोतरफ थी कि विराट कोहली की सेंचुरी इस मैच में आएगी, इस मैच में आएगी, इस मैच में आएगी। बाबर आजम आपके सामने है, बाबर आजम इतने अरसे सेंचुरी नहीं कर सका। इस टूर्नामेंट में सारों को जो है उम्मीद थी बाबर आजम से कि बाबर आजम अभी सेंचुरी करेगा, अभी करेगा। तो बड़ा प्लेयर अपने आप को मनवाता है, और कामरान गुलाम ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को मनवाया है। इस टूर्नामेंट में नहीं, ये तो मैं बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ ये कह के, आप पिछले पूरा डोमेस्टिक सर्किट उठा के देख लें, वो टॉप स्कोरर रहे हैं, वो यूएस से जाके क्रिकेट खेलते रहे हैं, वहां पे जाके उन्होंने 2-3 बयान दिए हैं कि पॉइंट में की कराऊं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला, आके खेला, भरपूर तरीके से खेला, और एक मुश्किल कंडीशंस में जाके जब ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते थे, वहां पे जाके उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि उन्होंने बता दिया कि ही इज अवेलेबल फॉर वन डाउन पोजीशन इन पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अगर फखर जमान के बारे में क्योंकि बात हुई यहाँ पे, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा आके बस इख्तलाफ इस सेंस में करना चाहता हूँ कि फखर जमान को टीम में अगर आपने रखना है तो मेरा ख्याल है कि डिसाइड करें कि उन्हें खिलाना क्या है। देखें, जब आप लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं, 50 ओवर्स की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको हर बॉल पे या हर ओवर के अंदर छक्का लगाना होता है। कभी कभार ऐसा होता है, जिस तरह आज की अगर हम मिसाल लें, तो आपको इस पिच के ऊपर स्टे करना था, फंस कर खेलना था। तो फखर जमान की मेरा ख्याल है कोई एक इनिंग्स आपको याद नहीं होगी जहाँ पे पिच थोड़ी सी स्लाइटली अगेंस्ट जा रही हो और उन्होंने पिच के ऊपर स्टे करके भी देखा होगा यार मैं यहाँ पे कुछ ओवर जो है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार ये ज़रूरत पड़ती होती है कि आपको स्टार्ट में आके छक्के नहीं चाहिए होते, आपको विकेट के ऊपर स्टे करना होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़खर जमान का अगर 50 ओवर का कैरियर देखा जाए तो उसके ऊपर तो यकीनन इस टूर्नामेंट के बाद डिबेट होनी चाहिए कि फ़खर जमान को खिलाना है या जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनको खिलाना है। सेकेंडली, मेंटोर्स की आपने बात की है, देखें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस टूर्नामेंट से आपने बेंच स्ट्रेंथ लेनी है या आपने यंगस्टर को ग्रूम करना है, तो वो किन लोगों के हाथों में ग्रूम हो रहे हैं। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता कि जो ओवर कंपनसेटेड मेंटोर्स आपने इतने मुआवजे देकर रखे हुए हैं। इन 5 मेंटोर्स का अगर मैं आपके सामने हवाल पेश करूं तो 2 जो है वो टूर्नामेंट छोड़ के शुएब मलिक और मिसबाह उल हक का आपको पता है कि चैरिटी इवेंट्स के अंदर मसरूफ हो गए। तीसरे साहब जो हैं वो एक मैच में उन्हें पैंथर्स को शिकस्त हुई तो उनके स्टेटमेंट कोई नहीं आई। दूसरा मैच जैसे ही पैंथर जीता तो उनके स्टेटमेंट आई कि जी शादाब खान को कप्तानी के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आकिब भाई कंफर्म कर दें। वकाई यूनुस साहब से उस दिन ये सवाल पूछा गया कि बॉलर्स जो है वो क्यों उनकी स्पीड नहीं आ रही है और वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि यार दोपहर को जो गर्मी बहुत पड़ती है तो बॉलर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप खुद भी लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, आपने 35-35 40-40 ओवर के स्पेल जो है वो इसी गर्मी के अंदर किए हैं। और 5वें मेंटोर जो है वो सरफराज अहमद थे जो खुद खेलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो 5 स्कोर बना के आउट हो गए। उनकी जो इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस है वो मेरा ख्याल है कि नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से ज़्यादा वो खबरों में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेंटोर्स की तकर्री है और इसके थ्रू जो प्लेयर्स को ग्रूम करने का एक प्रोसेस है उसके ऊपर भी कहीं बैठ के बात करने की, गौर करने की जरूरत है कि किन लोगों के हाथों में इन बच्चों को ग्रूम होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी बात की ना अहमद ने, यही तो मसाइल हैं कि हमारे किसी क्रिकेटर को पता नहीं है कि उसका नंबर क्या। फखर जमान अपने मुंह से ऑन एयर कह चुका है कि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, तो उनको कहते हैं कि जी आप मिडिल ऑर्डर में खेलें। अब ये फखर जमान ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में खुद तो नहीं खेलेगा। उसकी आप जितनी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस उठा के देख लें, चाहे उसकी एक ही परफॉर्मेंस हो या चाहे गिनती की परफॉर्मेंस हो, वो गिनती की परफॉर्मेंस उसकी हमेशा टॉप ऑर्डर में है। हाँ, वंस जिस तरह न्यूजीलैंड की एक इनिंग हमें याद है जो उसने 4थे नंबर पे आके खेली, उससे पहले उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो सिंगल हैंडेडली 100 में से एक मैच में अगर वो चलता है
तो वो एक मैच आपको सिंगल हैंडली जितवा देता है। दूसरी सकलैन मुश्ताक वाली बात, वो सकलैन मुश्ताक वाली बात एक सोशल मीडिया स्टैंड था, वो एक पेज जो था उधर से निकल आया था, इस ना कि उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सोशल मीडिया पे फिर आपको पता है चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, इस तरह का बहरहाल उन्होंने बयान नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो मेंटोर्स लगाए हैं, बड़े बड़े नाम है, ऑब्वियसली एक एक नाम को वो कहते हैं कि पीसीबी को बताया हुआ था ऑलरेडी कि आपने जनाब निजी मशहूर। जी बिल्कुल, मिसबाहुल हक ने इस जब उनका एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट से पहले ही, एग्रीमेंट से 3 रोज पहले बता दिया था कि मैंने जो है इस तारीख को बाहर जाना है, जो उनका अपना जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज होती है कि आपको बताना पड़ता है कि आपकी मसरूफियात आगे हैं क्या। एग्जैक्टली, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब उन्होंने बता दिया है कि मैं इन दिनों के अंदर अवेलेबल नहीं हूं, तो क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उनमें सिर्फ यही लोग बच गए हैं मेंटोरशिप करने के लिए? देखिए, मेंटोरशिप करने के लिए और हमारे पास आने को कोई तैयार नहीं है। आप बुला के ये 25 बंदे आए थे ना, 25 क्रिकेटर आए थे, साबिक क्रिकेटर्स, उसमें से जरा पूछ लें कौन आने को तैयार है। वो हर कोई कहेगा मैं एज अ हेड कोच आऊंगा, या कहेगा मैं चीफ सिलेक्टर आऊंगा। 50-55 लाख रुपया मिल रहा है, सारे बंदे आने को तैयार होंगे। 50-55 लाख रुपया आपको सिर्फ 3 साल का मिल रहा है। आप अगर दूसरी बातें करके फिर वही बात कहूंगा, एम एस शहजाद क्यों नहीं आते कोचिंग स्टाफ में? एम एस शहजाद अगर इतने ही बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली है, गॉड सेक उसको कोचिंग स्टाफ में लेके आ रहे हैं यार। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, अगर वो हैं तो वो टीवी को छोड़ के एनसीए में आगे तो पहले ये अनाउंस करें ना कि वो हैं क्या, उनकी हैसियत क्या है, वो एनालिस्ट हैं, वो प्लेयर हैं, वो क्या हैं? वो एक बिल्कुल अलग इशू है जो आपने कहा कि 5-6 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे सर्किट में हैं ही वही। अगर आप इंडिविजुअल की नाम बात करेंगे, वसीम अकरम नहीं आना चाहते, वो अपने मुंह से कह चुके हैं। मजीद जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो ये जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, ये अब चाहे नीले हैं चाहे सफेद हैं, हमें इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। राजा के फिर हमें बुखार यूनुस का ही चेहरा देखना पड़ता है, विच इज अ गुड ऑप्शन अगर वो इस पर काम करते रहें। और इन्होंने पहले भी सर्व किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट तब उस वक्त वो बूस्ट पकड़ा उन्होंने, ठीक है, अच्छा। लेकिन उसके बाद जो ये कंसिस्टेंसी पीसीबी मैनेजमेंट में नहीं रहती, कोचेस का चेंज होना, कप्तानों का चेंज होना, पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि अगर आपने क्रिकेट को स्टेबल करना है तो आपको अपनी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए, जो ओहदों पर विराजमान है उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। एक बंदे को पता हो कि 5 साल का मेरा टेन्योर है। राहुल द्रविड़ आखिरी मैच के आखिरी दिन तक अपनी टीम के साथ लिंक्ड रहा और उसके चेहरे से ये नहीं पता चल रहा था कि कल जनाब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है। यहां पर अगले दिन का नहीं पता होता, और ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है क्रिकेटिंग मैटर्स जो हैं। अब वो प्लेयर को भी और कोच को भी, इसलिए तो पूरी दुनिया से कोई कोच आना नहीं चाहता। वो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मेरा ख्याल डेविड वार्नर या उस्मान ख्वाजा ने कहा था कि जनाब उनसे कहा गया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का मौका मिले बीइंग कोच या मेंटोर तो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, वहां पर तो ये नहीं पता होता कि कल तक का जो कप्तान है टीम का वो कप्तान होगा नहीं, कोच तो फिर बहुत बात की बात है। तो ये जो स्टेबिलिटी है अहमद सईद साहब, ये बड़ी जरूरी है, इस पर भी मेरे ख्याल को काम होना चाहिए। जो सर्जरी की बातें हुई थी वो इधर से ही आ जाए और इधर से ही शुरू कर लें। एक दफा लिख के दे दें कि 5 साल है आपके पास, आप अगर बेहतर कर सकते तो इस 5 साल में परफॉर्म दे, अगर नहीं होता तो फिर एट द एंड जवाब दें। जवाब हमारी तरफ से क्या था, जनाब मैं तो अभी पिछले महीने अभी कोच बना था, मेरे से ना पूछें, मुझे 1 महीने बाद उतार दिया गया, मैं तो कप्तान बना, एक सीरीज के बाद मुझे हटा दिया गया, मैं किस तरह से परफॉर्म करता, तो यार सारी सूरत हाल है। अच्छा, मेरा ख्याल इसमें एक चीज है, आप ऐड कर लें, सॉरी मैं मुझसे पहले जो है वो बात कट कर रहा हूँ। ये जो अभी आपने बात की ना, स्टेबिलिटी नहीं है, आपके कोचिंग स्टाफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। तो कल जो कनेक्शन कैंप हुआ ना, उसमें जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो एक अपना कंसर्न शो किया, सबसे पहला कंसर्न ये शो किया। प्लेयर्स जो उसमें 9 प्लेयर्स थे, उन्होंने उनको जो मीटिंग थी कल की, जो कनेक्शन कैंप था, वो एक किस्म का बेसिकली ये था कि घर में अगर लड़ाई हो जाए तो आपस में भाई बहन बात नहीं करते, लेकिन फिर किसी तीजे नूं पैना पैंदा विच कि तुम मेरी सुलह कराओ। कल बेसिकली मामला ये था। तो और वो बंदा कौन था जिन्होंने विच पाया? ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े थे। अब ये किसी ने पूछा है कि भाई बाबर आजम और शहीन अफरीदी की जो कप्तानी की लड़ाई थी वो कैसे हुई? नई बात हुई। किसी ने पूछा कि रिजवान कप्तानी की लड़ाई है ही नहीं, वो कहते नहीं है। वो नहीं मानते ना, इनको बुलाया क्यों? अब मैं आपको आगे जाके वो भी बताता हूँ कि इन 9 लड़कों को क्यों बुलाया। जब सलमान नसीर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये 9 लड़के ने आपने 9 लड़कों को आपने बुलाया है, जेडे पीछे 109 मुंडे ने उन्होंने की करना। तो उनका सवाल था जी हमारा सारों से बातचीत चल रही है, हम सारों से बातचीत कर रहे हैं, ये लड़के किस बेस पे आए हैं? ये लड़के, सबसे पहला सवाल है। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि जी ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ये लड़के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इस बेस पे आए हैं। सऊद शकील कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है? साइम अयूब कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है? शादाब खान कौन से तीनों फॉर्मेट खेलता है?
अगर तीनों फॉर्मेट खेलने वाली बात है तो फिर नसीम शाह तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको क्यों नहीं बुलाया? अब इस सारे मामले पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैंने मेरे ऐसी जो है वो दिल किया, मैं कहा यार पता तो करूं ये मामला है क्या। जब पता किया तो मुझे क्रिकेट बोर्ड के आला अफसर ने बताया कि भाई, मैंने उससे पूछा, मैं कहा नसीम शाह को क्यों नहीं बुलाया? कहता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों का तारा है। अब आंखों का तारे से मुराद क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा पाए ना किस सेंस कहना चाह रहे हो तुसी? उसने कहा जी भाई वो फर्स्ट क्रिएटर नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल की स्टेटमेंट है जिसने मुझसे बात की है कि ये फर्स्ट क्रिएटर नहीं है। इसका मतलब ये 9 लड़के फर्स्ट क्रिएटर हैं। ये जो बाबर फर्स्ट क्रिएटर है, रिजवान फर्स्ट क्रिएटर है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो इस चीज को मान गया है कि दे आर फर्स्ट क्रिएटर्स। और सलमान नसीर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमारा सबसे पहली बात ही हमारी यूनिटी पे हुई। यानी कि आपने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यूनिटी नहीं है। गैरी क्रिस्टन साहब साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी यूनिटी पे बात हुई, हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलें। इसका मतलब पहले वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते थे। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं तो पक्के होके करवाएं। अगर पक्के होके नहीं करवाने तो फिर आप चीजों को फर्दर भी जो है वो डिस्कशन हम करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल आकिब से पूछेंगे जो कैंप लगना है और ये 7 अक्टूबर से जो टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, क्योंकि बातें की जा रही हैं कि 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो बांग्लादेश सीरीज में मौजूद थे, वो इसमें नहीं होंगे। वो कौन से प्लेयर होंगे, इस पर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। आज के शो से